और लेट्स सो वन सेकेंड वेलकम एवरीवन। ब्लॉगिंग की जो क्लास है अराउंड 30 मिनट्स की क्लास हो चुकी है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑन हो पाई है। तो 30 मिनट्स की क्लास में उन्होंने क्या डिस्कस किया मैं 2 मिनट्स में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ली है तो उनको तो पता ही है। यहाँ पे मैंने ये डिस्कस किया है कि जैसे अगर आप किसी कंपनी के लिए ब्लॉगिंग करते हैं या अपने लिए आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो उसमें आपको कंटेंट लिखना होता है। और कंटेंट लिखने के लिए कई बार कंपनीज आपको बता देती है कि इस टॉपिक पे आपको कंटेंट लिखना है, कई बार आपको टॉपिक खुद से सर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा था कि अगर आपको किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मान लेते हैं कि स्पोर्ट्स मैट्रिक कंपनी का मैंने एग्जांपल लिया कि आप उस कंपनी में जॉब करते हैं जो कि स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कंपनी है, और उन्होंने आपसे बोला कि मेरे लिए कंटेंट लिखिए और कंटेंट के टॉपिक आप खुद से सर्च करिए। तो खुद से कंटेंट के टॉपिक सर्च करने के लिए आपके पास कई सारे टूल्स हैं, जैसे एक टूल है ऊपर सजेस्ट, वहाँ पर आप कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का तरीका ये होता है कि आप वहाँ पे जाएंगे, ऊबर सजेस्ट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट वहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये ऊबर सजेस्ट आपको बता देगा कि आपका कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से कीवर्ड्स में गूगल में ऊपर आते हैं। आप देखेंगे कि क्या उनमें से कोई ऐसा कीवर्ड है जिसमें कि जो गूगल पे सर्चेज हैं उस कीवर्ड के कम से कम 5000 हो और डिफ़िकल्टी जो है वो 30 से कम हो। तो वो आपको लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक लिस्ट डाउनलोड की थी, स्पोर्ट्स मैट्रिक की ही मैंने डाउनलोड की थी, ऊबर सजेस्ट में ये लिस्ट मुझे मिली थी। तो यहाँ पे कई सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो कि 5000 से ज़्यादा सर्च होते हैं, ये इनका वैल्यूम है। और उनकी जो एसईओ में डिफ़िकल्टी है, एसईओ डिफ़िकल्टी का मतलब होता है गूगल में ऊपर आना आसान है या टफ है, तो ये 1 से लेकर 100 तक दी जाती है एसईओ डिफ़िकल्टी। अगर किसी की डिफ़िकल्टी 30 से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब माना जाता है कि गूगल में ऊपर आना टफ है, आपको 2-3 महीने का समय लग सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अलग अलग कीवर्ड्स के सामने उसकी एसईओ डिफ़िकल्टी कितनी है। रिसर्च करने पे आपको पता चलेगा कि इनमें से जो कीवर्ड्स मैंने डाउनलोड किए, कोई भी ऐसा कीवर्ड मुझे नहीं मिला। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है। तो मान लेते हैं मुझे कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिला जिसकी एसईओ डिफ़िकल्टी 30 से कम हो, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो कीवर्ड्स पहले से लिखे हुए हैं इनसे रिलेटेड कीवर्ड्स में सर्च करूँगा। मान लेते हैं शॉर्ट फुटर मैंने एक कीवर्ड लिया, तो सभी लोग शॉर्ट फुटर ही नहीं सर्च करते होंगे, कई लोग ऐसे भी सर्च करते हैं शॉर्ट फुटर, व्हाट इज़ शॉर्ट फुटर, या शॉर्ट फुटर गेम्स, या शॉर्ट फुटर अवार्ड्स, इस तरीके से। तो हो सकता है कि उन कीवर्ड्स के सर्च वैल्यूम आपके 5000 से ज़्यादा और एसईओ डिफ़िकल्टी 30 से कम हो। तो आपका पहला काम है ऊबर सजेस्ट में जाओ, अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट एंटर करो, उसके सभी कीवर्ड्स को डाउनलोड करो, उन कीवर्ड्स में फ़िल्टर लगाओ, ऐसे कीवर्ड्स निकालो जिनका 5000 सर्च वैल्यूम हो और 50 से कम 30 से कम डिफ़िकल्टी हो। अगर ना मिले तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च करो। अब आगे तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आपका टॉपिक फाइनल हो जाए तो उस टॉपिक पे आपको कंटेंट लिखना है। कंटेंट मिनिमम 500 वर्ड्स का हो, यूनिक हो, हाई क्वालिटी कंटेंट हो, मतलब इमेजेस वीडियोस यूज़ की गई हो, और राइट एज अ स्टोरी आपने लिखी हो। स्टोरी का मतलब होता है छोटे छोटे पैराग्राफ से आपने लिखा हो, लेकिन अट्रैक्टिव ढंग से। अब बात करते हैं कि कंटेंट लिखने के लिए आप रिसर्च कैसे करोगे। 500 वर्ड्स का कंटेंट ठीक ठाक कंटेंट होता है, तो उतना कंटेंट लिखने के लिए आपको रिसर्च कैसे करना है। ऑलराइट, सो किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए आप कोई भी कंटेंट लिखोगे, हर एक कंटेंट में सबसे पहली जो लाइन होती है उसको हम लोग हेडलाइन बोलते हैं। आपके कंटेंट की हेडलाइन काफ़ी अट्रैक्टिव और एक क्लियर हेडलाइन होनी चाहिए, जिसको पढ़ते ही कोई वहाँ पर आपके कंटेंट को रीड करने लगे। उसके बाद आप अपना कंटेंट का इंट्रो वगैरह लिखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल से दिखाता हूँ फिर से। एक मेरी वेबसाइट का नाम कोल वार्ड्स में ऊपर आ रहा था। इस वेबसाइट का नाम नंबर 1 पे आता है, इस कीवर्ड पे हो सकता है, इस कीवर्ड पे आता हो। ये देखो यहाँ पे आ रहा है इसका नाम। तो ये जैसे आप कोई टॉपिक लिखते हैं तो सबसे पहले उस टॉपिक की एक हेडलाइन होती है, जैसे इनकी तो हेडलाइन एक पोल वर्ड्स करके है। उसके बाद फिर इस तरीके से आपका इंट्रोडक्शन होता है, मतलब उस टॉपिक में आप क्या बताने वाले हैं उससे जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी होती हैं। फिर आपका पूरा अपना कंटेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। तो किसी भी कंटेंट में सबसे पहले एक हेडलाइन होती है, फिर एक इंट्रो होता है,
फिर आपने जो रिसर्च करना है वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और कंटेंट के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, जिसको बॉडी बोलते हैं, कि इंट्रो हो गया, उसके बाद आपको काफ़ी कुछ लिखना होगा और लास्ट में कंक्लूजन आपका लिखा जाता है। एक दो एग्जांपल से और मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने सर्च किया बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, और कोई वेबसाइट में ओपन करता हूँ। तो ये तो हो गई इनकी सबसे पहली हेडलाइन या फिर टाइटल। उसके बाद डायरेक्ट इन्होंने क्रिकेटर्स का नाम लिखना नहीं शुरू किया है, पहले इन्होंने यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन लिखा है। उसके बाद फिर इनकी ये बॉडी है, बॉडी मतलब जो भी कंटेंट लिखना है, 8 9 10 जितने भी लिखने हैं, और उसके लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया जाता है। जैसे इन्होंने तो नहीं लिखा है, लेकिन लास्ट में उसको समराइज़ करके लिख दिया जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कंटेंट का। एक किलर हेडलाइन, माइंड ब्लोइंग इंट्रो, फिर आपके जो कंटेंट है वो, और लास्ट में कंक्लूजन। कंटेंट लिखने के लिए रिसर्च कैसे करेंगे, मैं इस पॉइंट नंबर 3 से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं बाकी पॉइंट्स में भी आता हूँ। तो मान लेते हैं कि आपको मैंने एक टॉपिक दिया, सपोज यही टॉपिक दिया मैंने, ब्रशेज इन कर्लिंग करके। अब इस टॉपिक के बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, अब आपको इस टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है। तो मेरा क्वेश्चन ये कि आप रिसर्च कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कैसे करेंगे। जैसे कि आप यूट्यूब पे जाकर के इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ेंगे, या आप गूगल पे जाके इस टॉपिक के बारे में पहले पढ़ेंगे, या आप, एक और तरीका होता है कि अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें इस टॉपिक के बारे में क्या आया हुआ है आप उसमें जाके पढ़ेंगे, या कोरा जैसे जो फोरम्स होते हैं जिनमें लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, आप वहाँ जाकर पढ़ेंगे। कहाँ से स्टार्टिंग करना ज़्यादा सूटेबल होगा। देखिए, जब आप रिसर्च करते हैं तो क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हो सकता है कई सारे सब टॉपिक्स होंगे जिनको आपको रिसर्च करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं रिलेट करता हूँ एग्जांपल से, बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड मुझे लिखना है, तो सबसे पहले मुझे 10-15 क्रिकेटर्स के नाम पता करने पड़ेंगे, फिर हर क्रिकेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस क्रिकेटर के बारे में वहाँ पर लिख पाएंगे। ओके, सो रिसर्च करने के लिए एक अच्छा तरीका ये कि आप यूट्यूब से स्टार्ट करें। यूट्यूब में क्या होता है कि आपको कम टाइम में एक पूरा वीडियो दिख जाएगा, उस वीडियो के अंदर जाकर के आपने 5-6 मिनट के अंदर अंदर टॉपिक्स को समझ लिया कि ये है क्या एक्चुअल में, और उससे रिलेटेड आपने छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बना लेना है। ओके, सो स्टार्टिंग हम लोग कुछ इसी तरीके से करते हैं। सभी लोगों का अपना अपना तरीका होता है, आप अपने तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। तो रिकमेंडेड तरीका ये होता है कि आप यूट्यूब पे जाएं और सबसे पहले उस टॉपिक से जुड़े हुए बुलेट पॉइंट्स बना लेंगे। अच्छा, ये 10 क्रिकेटर्स के नाम हो गए जिनके बारे में मुझे लिखना है। फिर आप गूगल पे जाकर के उस टॉपिक के बारे में सर्च करें। यूट्यूब पे सर्च करने का ये भी एक बेनिफिट है कि यूट्यूब पे जो कंटेंट आपने सुना है, उस कंटेंट को अगर आप रिटन में लिख देंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो कंटेंट कॉपीड नहीं माना जाएगा। गूगल पे अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी जा करके और एज इट इज़ अगर आपने कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लिख दिया तो वो कॉपीड माना जाएगा। यूट्यूब पे जैसे मान लेते मैंने 10 क्रिकेटर्स के बारे में वहाँ पर एक वीडियो देखा और सबके बारे में अच्छा खासा मुझे कंटेंट मिल गया, एज इट इज़ यूट्यूब के वीडियो को मैं रिटन फॉर्मेट में लिख दूंगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इस वजह से भी हम लोग कई बार यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग उस टॉपिक के बारे में गूगल में सर्च करते हैं। जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें किसी भी टॉपिक के बारे में इतना डिटेल में लिखा होता है कि आपको वहाँ से भी ठीक ठाक कॉन्टेंट मिल जाता है। और आखिरी तरीका ये है कि आपका कोरा जैसे जो डिस्कशन फोरम्स हैं उनसे आप कंटेंट उठा लो, वो भी कंटेंट कॉपीड नहीं माना जाता। जैसे मान लेते हैं यही मेरा टॉपिक है, ब्रशेज इन कर्लिंग कोरा करके। अब इस टॉपिक में कोरा पे गया, यहाँ पे अलग अलग लोगों ने अपना आंसर दिया होगा, तो इनके आंसर्स को, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ अपना आंसर दिया हुआ है, इस आंसर्स की लाइन को मैं यहाँ से ले सकता हूँ और वो कॉपी नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोरा एक डिस्कशन फोरम से लोग अपना यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो आप किसी की वेबसाइट से कंटेंट एज इट इज़ कॉपी मत करो, आप अलग अलग जगहों से कंटेंट का आइडियाज़ लो और वहाँ से आप अपना रिसर्च करो। ओके, सो यहाँ से आप इस तरीके से अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। रिसर्च करने के बाद फिर आपका अगला काम होगा ये अपना कंटेंट लिखना। हाँ, देखो, दो बातें, कॉपीड पता कैसे चलता है। एक तो तरीका कॉपीड पता करने का ये कि अगर आपने लाइन बाय लाइन कॉपी कर रखा है,
जैसे ये मान लेते हैं इतना कंटेंट मैंने इनकी वेबसाइट से कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पर पेस्ट कर दिया। तो उसके लिए ये ऊबर सजेस्ट कई टूल्स आते हैं, जैसे स्मॉल एसईओ टूल आता है। तो स्मॉल एसईओ टूल अभी ओपन हो रहा है। ये आपको प्लेरिज्म चेक करके बताता है कि जो आपने लिखा है वो कितना कॉपीड है और कितना यूनिक है। ये टूल आजकल काम नहीं कर रहा है सही, और इवन इससे वेबसाइट भी नहीं ओपन होती है। तो मैं कोई और दूसरे टूल्स आपको बताता हूँ। जब आप बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करते हैं तो वो तो नो डाउट कॉपीड माना ही जाएगा। चेक प्लेरिज्म। कॉपीड करने में कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी ने स्पीच दिया, मान लेते हैं नरेंद्र मोदी ने कोई स्पीच बोला है, तो वो स्पीच तो सभी वेबसाइट वाले एक जैसा ही लिखेंगे, तो वो कॉपीड नहीं माना जाता है। तो ये भी गूगल समझदार है इस मामले में कि अगर कोई एक स्पीच है या कोई ऐसी डिटेल्स है, जैसे गांधी जी के बारे में मान लेते हैं कोई डिटेल है, तो वो तो हर जगह सेम लिखी गई होगी, तो वो कॉपीड नहीं माना जाता है। तो 100% यूनिक भी होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 10-20% कॉपीड भी है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम आपका 70-80% कॉपीड यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है कि 75% आपका कंटेंट कॉपीड, हालांकि कॉपीड तो 100% है, लेकिन 75% बता रहा है। बाकी को कॉपीड वो इसलिए भी नहीं बता रहा क्योंकि वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है कि इस फेडरेशन के अंदर ये गेम होता है, तो वो कॉमन इन्फॉर्मेशन है। सीपीयू का फुल फॉर्म हर जगह सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही लिखा जाएगा, तो वो कॉपीड नहीं माना जाता है। लेकिन फिर भी कम से कम 70-80% आपका कॉन्टेंट यूनिक हो। दूसरा पॉइंट, गूगल क्या करता है, कई लोग यहाँ पे दिमाग ये लगाते हैं कि यहाँ पे पहली 2 लाइन किसी और वेबसाइट की ले ली, उसके बाद की 2 लाइन किसी और वेबसाइट की ले ली, उसके बाद की 5 लाइन कहीं और से ले लिया। तो गूगल आपका पैटर्न भी चेक करता है कि जो आपने लिखा है वो क्या एक ही पैटर्न में लिखा है। तो ये भी तरीका गलत है। जैसे मैंने क्या किया कि इनकी वेबसाइट से मुझे कंटेंट लेना था, तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखा है इन्होंने, तो मैंने पहले यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख दिया, मतलब इनकी नीचे वाली लाइन मैंने ऊपर लिख दी और फिर उसके नीचे किसी और की लाइन लिख दी। तो गूगल आपके पैटर्न को भी देखता है कि किस पैटर्न में आप लिख रहे हैं, तो वो भी कॉपीड माना जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सभी गूगल पकड़ लेता है। एक पॉसिबिलिटी लोग ये करते हैं, एक तो तरीका ये होगा कि अलग अलग वेबसाइट से कंटेंट लो, आपस में मर्ज कर दो, 2 लाइन उसकी, 3 लाइन उसकी, ये लाइन उसकी। कई लोग ये करते हैं कि इस कंटेंट को वो स्पिन कर लेते हैं, कई टूल्स आते हैं स्पिनिंग करने के। वो क्या करते हैं, जो कंटेंट आपने लिखा है उसी को बस इंग्लिश ग्रामर वगैरह चेंज करके स्पिनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कंटेंट लिखा और ये क्या करेगा, इसको स्पिनिंग कर देगा। स्पिनिंग का मतलब है कि वो उस कंटेंट को, उसकी लैंग्वेज वगैरह थोड़ा सा चेंज करके, लाइन्स चेंज करके यूनिक कर देना। जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, द पोल वॉल्ट इज़ एन एथलेटिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। इन्होंने क्या लिख दिया, द पोल वॉल्ट इज़ एन एथलेटिक ओलंपिक स्टाइल स्पोर्ट। ओके, तो वहाँ पर ट्रैक एंड फील्ड की जगह उन्होंने ओलंपिक स्टाइल लिख दिया। इसको बोलते हैं स्पिनिंग करना। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ आर गिवन 3 अटेम्प्ट्स की जगह इन्होंने क्या वर्ड लिख दिया, इंडिएवर्स। जैसे हम लोग हिंदी में कोई लाइन दी जाए उसको हम लोग चेंज करके दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं ना, तो वही स्पिनिंग करना बोलते हैं। अब मैं वही सेम कंटेंट यहाँ पे चेक करूँगा, तो जो अभी 75% कॉपीड बता रहा था, अब आप देखिएगा वो 100% यूनिक बताएगा। गुड इवनिंग। लेकिन गूगल इस मामले में स्मार्ट है, वो इस बात को भी कैच कर लेता है। गूगल है, इसीलिए वो उन्हीं वेबसाइट्स को टॉप पर लाएगा जिनका कंटेंट यूनिक होगा, हाई क्वालिटी होगा। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। तो ये प्लेरिज्म टूल अभी जैसे यहाँ पे चेक करके बता देगा मेरे कंटेंट को कि अब आपने जो लिखा है वो 100% यूनिक लिखा है। अभी इसका सेशन एक्सपायर हो गया। टूल बड़े अजीब से टूल होते हैं, कई बार नहीं बता पाते हैं,
ग्रामरली नाम की एक क्रोम एक्सटेंशन आती है, वो थोड़ा सा अच्छा टूल भी है इस मामले में। ये भी चेक कर रहा है। ये देखो 100% यूनिक यहाँ पर बता रहा है। तो ये तरीके हैं, लेकिन कई बार काम कर जाते हैं, कई बार नहीं कर पाते, तो इसलिए तरीका यही है कि आप कोशिश करो अपना ही कंटेंट लिखो, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं। तो कंटेंट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको यहाँ पर यूट्यूब में, गूगल में, न्यूज़ वेबसाइट्स में और कोरा वगैरह से रिसर्च करके अपना कंटेंट लिखना है। वहाँ पे अलग अलग आर्टिकल्स आप पढ़ोगे, यूट्यूब में वीडियोस देखोगे, आपको वहाँ से रिसर्च का कंटेंट मिल जाएगा। फिर जब भी आप कंटेंट को लिखोगे तो उस कंटेंट को आप डिवाइड कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कंटेंट में सबसे पहले एक अट्रैक्टिव हेडलाइन होनी चाहिए, फिर आपका वहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा 5-6 लाइन का, फिर आपने जो रिसर्च करके कंटेंट बनाया है उसको आप अपना स्टेप बाय स्टेप लिख दोगे, और लास्ट में आप कंक्लूजन वाली बातचीत लिख दोगे। तो कंक्लूजन, क्योंकि 500 वर्ड्स का हमें लिखना है, तो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन ये तो आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो। बाकी जो मेन टॉपिक वो तो आप लिखोगे लिखोगे। कंक्लूजन में जैसे आप ये लिख सकते हो कि वी बिलीव दैट नाउ यू गॉट द you have learned about this topic, and if you have any doubt you can comment here और we will help you and stay motivated। इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आपको करना क्या है, लास्ट में जब सब कुछ लिख लो तो कम से कम 5-6 लाइन, लगभग 50 से 80 वर्ड्स तो आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे। जो आपने जिस टॉपिक पे लिखा उसी टॉपिक को आप फिर से वहाँ पे लिखो। कुछ वहाँ पे आप ये डाल दो कि कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव ढंग से डॉट 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 लगा दो, थोड़ा मोटिवेटेड लाइन लिख दो, थोड़ा सा उसको इमोशनल अटैचमेंट वाली बातचीत वहाँ पर करके आप अपना कंक्लूजन कर दो, तो वो आगे नीचे जाकर के लाइंस बढ़ जाएंगी। गूगल ये देखता है कि कंटेंट कितने वर्ड्स का लिखा है, क्या लिखा है, वो तो रीडर जो आएगा वो पढ़ेगा, उसको मैटर करेगा। और इसके अलावा जो आपके इंट्रोडक्शन में बॉडी होती है, बॉडी में जब आप इंट्रोडक्शन लिखो तो कई बार आप इस तरीके से लिखो, जिस टॉपिक पे आप लिखने जा रहे हो उस टॉपिक के बारे में आप ऐसे लिखो कि इन दिस गाइड यू विल लर्न अबाउट, फिर डॉट 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 करके कि इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। जैसे कि ये पोल वार्ड्स के बारे में इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया, टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया है यहाँ पर कि इसमें इस टॉपिक के अंदर इंट्रोडक्शन मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन, वेरिएंट, और ये चीज़ें आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो ये जो टेबल ऑफ वेरिएंट्स होता है, ये वर्डप्रेस में तो प्लगइन भी आती है इस तरीके के टेबल बनाने के लिए, वो आप वहाँ पर बना सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में आपका बस यही बताना है आपको कि आप क्या बताने वाले हैं, क्यों इसको पढ़ना चाहिए, और कुछ कोई ऐसी लाइन लिख दो यहाँ पर कि जो उसको अट्रैक्टिव लगे कि यू विल लव दिस न्यू गाइड, या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। इस तरीके की लाइन्स भी वहाँ पर लिख देनी चाहिए, जिससे कि वो आपके टॉपिक के साथ जुड़ा रहे। तो सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके ऊपर हेडलाइन होगी, फिर आपने जो अपना रिसर्च करके कंटेंट बनाया है उस कंटेंट को जाकर के आप यहाँ पर लिख दोगे, और लास्ट में आपका कंक्लूजन आ जाएगा। तो ये बेसिक कंटेंट राइटिंग का तरीका है आपका। जब भी आपको कंटेंट राइटिंग करना हो तो आप अपना पहले रिसर्च कर लो, फिर रिसर्च के हिसाब से एक अच्छी सी हेडलाइन बनाओ। कई लोग क्या करते हैं, पहले पूरा टॉपिक लिखते हैं बाद में हेडलाइन लिखते हैं, तो वो भी तरीका ठीक है। एक क्लियर हेडलाइन होनी चाहिए, माइंड ब्लोइंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वही स्टार्टिंग के 5 से 8 लाइन्स, और फिर आपकी अपने कंटेंट की बॉडी, और बाद में कंक्लूजन। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को यहाँ पर लिखेंगे। तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम लोग यहीं पे समराइज़ करते हैं। मेन जो क्लास का टॉपिक था वो ये था कि आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो ब्लॉगिंग टॉपिक यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग की। ब्लॉगिंग से अर्निंग करने के मैंने आपको कई तरीके बताए थे, जिनमें से एक तरीका है आपका गूगल एडसेंस, जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद अगला तरीका है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग, और ये टॉपिक में हमारा 4-5-10 डेज तक चलता रहेगा। 5-7 1 वीक तो चलेगा ही चलेगा।
तो ये होपफुली सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके आगे फिर हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगा।